हेलो स्टूडेंट, मैं राकेश सर आ गया एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो के अंदर क्लास 7 का एक चैप्टर देखेंगे। भूगोल का एक चैप्टर है, जल क्या है यानी वाटर क्या है। इससे पहले हमने क्या है 4 वीडियो देख लिए हैं, यानी 4 चैप्टर हमने कर लिए हैं। और इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे वाटर क्या होता है, जल क्या होता है। समझ गए मेरी बात को? तो आपने देखा है जल क्या है, कोई बर्फ़ के रूप में होता है, कोई आइस के रूप में होता है, और समुद्र का जल है, महासागरों का जल है, नदियों का जल है। समझ गए बात को? तो ये सारे सारे क्या कहते हैं, जल कहलाता है। आपको पता है जल चक्र क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो बादल बन के ऊपर चला जाता है, यानी कि भाप बन के ऊपर चला जाता है, बादल बनते हैं और दोबारा बारिश हो जाती है, तो उसको हम जल चक्र कहते हैं। ये हम सब पढ़ चुके हैं पहले जल चक्र के बारे में, फिर भी मैंने बता दिया आपको। ये देखो डायग्राम के थ्रू, भाई सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा, पानी पड़ेगा, पानी के बाद क्या होगा, वाष्प उत्सर्जन होगा, ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ बादल बनेंगे, बादल बन के दोबारा से नीचे बरस जाते हैं। इसी तरीके से पानी का ये जल चक्र चलता रहता है। समझ गए बात को? तो हमारे पूरी दुनिया पे क्या पीने योग्य पानी बहुत ही कम है, ठीक है। और ज़्यादातर पानी क्या है, सागरों के रूप में या आइस के रूप में है। समझ गए? ये देखो ये डायग्राम क्या दर्शा रहा है आपको, पूरा पूरा डायग्राम दर्शा रहा है। ये विश्व के समुद्र, झीलों और नदियों के बारे में दर्शा रहा है कि कहाँ कहाँ पर समुद्री झील पाए। देखो हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका महासागर है, इस प्रकार के सागर पाए जाते हैं। ठीक है, चलो आप पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आता है जल का वितरण। पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर जल की थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? सोचने वाली बात है। ये इसलिए करना पड़ता है क्योंकि पीने योग्य पानी बहुत कम है। जो समुद्र का पानी हम उसको पी नहीं सकते हैं। समझ गए बात को? क्योंकि उनमें क्या होता है, उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है, नमक की मात्रा, यानी कि लवणता बहुत पाई जाती है। लवणता यानी 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा है। महासागरों में औसत लवणता यानी कि जो नमक है वो 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। महासागर में क्या है 97.3 है। बर्फ़ में क्या है 0.20 है। भूमिगत जल में 0.0068 है। झीलों पर जो है 0.009 है। ठीक है, इसी प्रकार से अलग अलग जगह पर पाया जाता है। समझ गए मेरी बात को? तो आपने इसको देख के समझ गए होंगे। तो पीने योग्य पानी क्या है, बहुत ही कम है। तो इसलिए हमें पानी की एक एक बूंद बचानी चाहिए। अगर आप डेली जो पानी वेस्ट करते हो, मान लो आपने बूंद बूंद पानी टपक रहा है, बूंद बूंद पानी धीरे धीरे टपकेगा, तो आप सोचो कितना पानी हम एक दिन के अंदर क्या करते हैं, वेस्ट कर देते हैं। तो नमक का पानी अगर हम पियेंगे, भाई समुद्र का पानी पियेंगे तो मर जाएंगे, तो हमारे फेफड़ों में नमक जम जाएगा और सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। जीवन के लिए जल अति आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में क्या है, हमें ये जो प्राकृतिक संसाधन है, जल को बना नहीं सकते हैं, इसलिए हमें इन्हें बचाना चाहिए। पर हम क्या करते हैं, पानी को बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं। ठीक है, ये देखो वाटर क्राइसिस बता रखा है। ये देखो द वाटर यू ड्रिंक, जो हम पानी पीते हैं उस पानी को हम क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए हमें पानी को बचाना चाहिए। अब आता महासागरीय परिसंचरण क्या है। समुद्र तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादू सी अनुभूति होती है। पुलीन पर नर्म बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणता, गंध एवं लहरों का संगीत, सब कुछ क्या है, मनोहित करने वाला प्रतीत होता है। ठीक है, ताल एवं झीलों के शांत जल के विपरीत महासागर हमेशा क्या होता है, गतिमान रहता है, हमेशा चलता रहता है, वह कभी शांत नहीं रहता। महासागरों की गतियों को इस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, इसमें तरंगे होती हैं, ज्वार भाटा होता है, कई प्रकार की धाराएं होती हैं। समझ गए? आपसे पूछेगा कि विश्व जल दिवस कब मनाते हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपसे एमसीक्यू में 100% क्वेश्चन पूछेगा, आपसे 4 ऑप्शन दे देगा कि विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, 4 ऑप्शन में। तो आपको बताओगे 22 यानी 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि जल को बचा सके। समझ गए? देखो महासागर, प्रशांत महासागर का दिखा रखा है सारा सारा डायग्राम। अब आता तरंगे क्या होती है। समुद्र तट पर गेंद सी खेलती हुई जब गेंद जल में गिरती है तो क्या होता है, ऊपर की ओर जाती है। समझ गए मेरी बात को? तरंगे धीरे धीरे क्या करते हैं, उसको ऊपर लेके जाती हैं, बार बार उठाती हैं गिराती हैं, उठाती गिराती हैं, तो ये सारी सारी समुद्री तरंगे कहलाती हैं। महासागर सतह पर जल क्या होता है, बहुत तेजी से ऊपर की ओर उठता है, गिरता है, इसे तरंगे कहते हैं। जब समुद्र सतह पर पवन बहती है, बहुत तेजी से हवा चलती है, तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। ठीक है, जितनी ही तेज पवन उड़ेगी उतनी ही तेज क्या होगी, तरंगे होगी। भाई जितनी तेज हवा चलेगी उतनी पानी की लहरें क्या होंगी, ऊपर जाएंगी। तूफान में
तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती है। इसके कारण अत्यधिक विनाश हो जाता है। भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार या जल के नीचे भूसंकलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक क्या होता है, विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उत्पन्न होती है, जिसे सुनामी कहते हैं। सुनामी में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सुनामी किसे कहते हैं? तो सुनामी का मतलब क्या है कि समुद्र के अंदर भूकंप आ गया, समुद्र बड़ी पैमाने भूकंप आ गया, तो समुद्र का पानी कहाँ था, बाहर आया बड़ी तेजी से, हवाएं तेजी से चलने लग जाती है। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया है। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। 2014 के सुनामी से भारत के जो तटीय क्षेत्र थे उसमें अत्यधिक विनाश आया। सुनामी के कारण अंडमान और निकोबार आइलैंड में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा एमसीक्यू में या मैप में पूछ लेगा कि इंदिरा पॉइंट कहाँ है। बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में तो ये पूछता है कि इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, अंडमान निकोबार आइलैंड पे है। कौन डूब गया था 2004 में? इंदिरा पॉइंट। समझ गए बात को? तो ये बहुत ही क्या है, खतरनाक है सुनामी। तो मैंने क्या बताया भाई, समुद्र में भूकंप आ गया, भूकंप के कारण क्या हुआ, जब समुद्र में भूकंप आएगा तो जो समुद्र का पानी बाहर आने लग जाएगा, तेज हवा के कारण बड़ी तेजी से बाहर आएगा, इसके कारण हमारे आसपास का क्षेत्र डूब जाता है। ठीक है, समझ गए बच्चों? तो ये सारा बता रखा है। देखो, सुनामी पृथ्वी पर तांडव, ये सारा कैसे हुआ था? 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगे के कारण विशाल क्या हुआ, विनाश हुआ। ये तरंगे उस भूकंप को परिणाम जिसका अधिकेंद्र क्या था, सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रेक्टर पैमाने पर 9.0 थी। सोचो 9.0 कितनी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है भाई। भारतीय प्लेटें बर्मा प्लेटों के नीचे धंस गई थी और समुद्री तल में क्या हुआ, अचानक क्या भूकंप उत्पन्न हो गया। समझ गए? महासागरीय तल क्या लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में क्या झुक गया। इस विस्थापन के कारण क्या हुआ, नियमित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में क्या महासागरीय जल उस ओर बढ़ने लग गया। परिणाम स्वरूप क्या, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लग गया। भारतीय प्लेटों के बर्मा की प्लेटों के नीचे चले जाने पर जल वापिस समुद्र तट की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आई। इसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से कर सकते हो आप, यानी कितनी तेज गति रही होगी। सोचो प्लेन की गति कितनी रहती है, 400-500 रहती है, ये तो 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, सोचो कितना तेज आया होगा। इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप डूब गए। भारतीय सीमाओं का ध्रुव दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है में स्थित, पूरी तरीके से डूब गया। जब सुमित्रा की में भूकंप के अभिकेंद्र से तरंगे सुमित्रा की ओर से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़े तो तरंगों की गति कम हो गई। जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ उसकी गति 700 से 900 किलोमीटर या 70 किलोमीटर तक कम हो गई। समुद्री तटों से सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर की गहराई तक। इसके परिणाम स्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी, सोचो, और 1 लाख से अधिक लोग क्या प्रभावित हुए थे। भारत में आंध्र प्रदेश के जो तटीय क्षेत्र हैं जैसे कि तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड, इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। समझ गए बात को? तो आप सोच सकते हो कि सुनामी कितना भयंकर होता है। ये देखो, सुनामी का चित्र बता रखा है, देखो देख रहे हो, तमिलनाडु के तट पर सुनामी द्वारा विनाश, किस प्रकार का विनाश है। तो दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वह पिछले 100 वर्षों की मतलब सबसे ज़्यादा विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी प्रणाली और हिंद महासागरीय तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण क्या हुआ, जीवन और संपत्ति की बहुत ज़्यादा क्या नुकसान हुआ था, क्योंकि उस समय जागरूकता थी ही नहीं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा, ज्वार भाटा क्या होता है? दिन में 2 बार नियमों से महासागर जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई पर उठकर जल समुद्र के बड़े हिस्से को डुबा देता है तो उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्न स्तर पर आ जाता है एवं तट से पीछे हट जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। समझ गए? और ये सब कैसे होता है? ये होता है एक्चुअली क्या होता है, मून की जो ग्रेविटेशन पावर होती है, मून जब होता है फुल होता है तो उसकी ग्रेविटेशन के कारण क्या होता है, रात में जो तरंगे होती हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊँचे उठती हैं। समझ गए रात को? ये देखो, ये सारा बता रहा है यहाँ पर, यहाँ पृथ्वी आ गई, सूर्य आ गया, चंद्रमा आ गया, तो तरंगे, ये चंद्रमा आ गया, तो उसके कारण क्या होता है, चंद्रमा की ग्रेविटेशन के कारण वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई को उठती है। और इसके कारण क्या होता है भाई, जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई को उठेंगे और फिर नीचे गिरेंगी तो उसको ज्वार भाटा बोलेंगे। समझ गए? सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी पर जल चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण ज्वार
क्या होता है, उच्च ज्वार होता है। पूर्णिमा अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीधी में होते हैं और उस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को बहित ज्वार कहते हैं, यानी बहुत तेजी से उठ रहे हैं भाई। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थ यानी कि चौथाई में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशा से महासागरीय जल पर पड़ता है, परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भी कहते हैं। समझ गए मेरी बात को। और ये ज्वार नौसेना में क्या होता है, नौ संचलन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई पर पहुंचाता है। ये जहाज़ों को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होता है। ज्वार उच्च ज्वार मछली पकड़ने में मदद करता है। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के किनारे पर आ जाती हैं। इसके परिणामस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछली पकड़ लेते हैं। और कुछ स्थानों पर ज्वार भाटा से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का प्रयोग बिजली बनाने के लिए भी किया जाता है। समझ गए मेरी बात को। अब आता महासागरीय धारा क्या होती है, नाम से हो रहा है। महासागरीय धारा वे धारा होती है जो महासागर के अंदर पाई जाती है। ये बड़े पैमाने पर होती हैं। कुछ धाराएं क्या होती है, छोटी होती है, कुछ धाराएं बड़ी होती है, कुछ गर्म धाराएं होती है, कुछ ठंडी धाराएं होती हैं। महासागर धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागर धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। समझ गए बच्चों। तो इस तरीके से आपने ये सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, देखो ये बता रखा है, क्या बता रखा है, एक बाल्टी को नल के पानी से 3/4 भरें, बाल्टी के एक और क्या रखें, छत डालकर पानी को गर्म करें, दूसरी ओर फ्रिज से ठंडा निकालकर एक एक बूंद लाल साइड डालें। तो देखो ये बता, बस इन्होंने प्रैक्टिस के लिए बता रखा और कुछ नहीं है। ठीक है, इसको रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये सारे डायग्राम है, इन डायग्राम को देख लेना। महासागरीय धारा के ये डायग्राम है। ठीक है, तो बच्चों हमने ये पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। इस चैप्टर के अंदर आपने जल चक्र पढ़ लिया है, महासागर क्या आते हैं, ज्वार भाटा क्या होते हैं, समुद्र इतना नमकीन क्यों है, क्योंकि उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, जल चक्र क्या होता है, ऐसे हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं और इसके हमने मैप भी देख लिया है। समझ गए। तो सभी स्टूडेंट इसको देख लें और जो भी अपना होमवर्क करना चाहता है वो कर लें। और बच्चों देखो रटो नहीं, अगर आप सिर्फ समझना सीखोगे ना, बार बार वीडियो को देखो, देखने से आपको सुनने से बहुत सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। एग्जामिनर कभी नहीं चाहता कि आप रटाए लिखो, एग्जामिनर चाहता है कि आप अपनी थॉट लिखो, अपनी सोच लिखो। अगर आप बना के लिखोगे 100% पास होगे। बस आप सुनना सीखो, वीडियो को चला दो, बार बार सुनो, वीडियो को चला दो, बार बार सुनो। सुनोगे तो 90% आपके क्वेश्चन ऐसे याद हो जाएंगे, आपको बार बार पढ़ने नहीं पड़ेगा। समझ गए। तो ये इस वीडियो के अंदर आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो गया है। जल्दी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।